गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड सामान्य ज्ञान के सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे कि झारखंड में मुंडा जनजाति का प्रवेश कैसे होता है। ओके, एक हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि झारखंड में जितने जिले हैं उन जिलों का निर्माण कैसे हुआ है। झारखंड के जिलों का निर्माण, झारखंड के जिलों का निर्माण सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया झारखंड का जो साहित्यिक उल्लेख है वो किस तरह से है, कहाँ कहाँ पर है, किस नाम से है। फिर मैंने आपको बताया धार्मिक आंदोलन, झारखंड में धार्मिक आंदोलन मतलब कि झारखंड में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रसार कैसे होता है, ठीक है। और यहाँ से जो है धार्मिक आंदोलन से ही मैंने बोला था कि प्राचीन झारखंड की कहानी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सब जो घटनाएं हैं धार्मिक आंदोलन की, ये 600 ईसा पूर्व की है, ठीक है। 600 ईसा पूर्व की है और यही समय है जब झारखंड में मुंडाओं का प्रवेश होता है। यही समय है जब झारखंड में जो असुर हैं वो काफी विकसित हो चुके होते हैं और यही समय है जिसे उत्तर वैदिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग झारखंड में मुंडाओं के प्रवेश की कहानी को देखेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह से वो जो है असुरों के साथ संघर्ष करते हैं और किस तरह से उनके राज्य की स्थापना होती है। ये तीन चीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है। आप जो है इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं जो जो बोलूंगा। देखिए, ये तीन टॉपिक है। मुंडा मुझे हो सकता है कि इसको 2 लेक्चर लगे कंप्लीट करने में। झारखंड में क्या यार, हाँ, झारखंड में मुंडा का प्रवेश, ये पहला हो गया। उसके बाद झारखंड में मुंडा राज की स्थापना, मुंडा राज की स्थापना, मुंडा राज की स्थापना, मुंडाओं का असुरों के साथ संघर्ष, मुंडाओं का असुरों के साथ संघर्ष, असुरों के साथ संघर्ष। और फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहीं से जो है मध्यकाल कह सकते हैं आप, एंशिएंट से हम लोग मध्यकाल में एंट्री कर जाएंगे। ये जो चौथा टॉपिक मैं लिखने जा रहा हूं ये है मुंडा राज का नागवंशियों में हस्तांतरण, ठीक है। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन दो टॉपिक को जो है हम लोग इन 4 टॉपिक को जो है हम लोग 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन जो मेंस ओरिएंटेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं उस तरह से बताऊंगा कि मेंस से भी अगर आपका क्वेश्चन आता है जेपीसी के मेंस में तो आप आसानी से आंसर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। झारखंड में मुंडाओं का प्रवेश होता है, उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस समय की स्थिति अभी तक क्या है। 600 ईसा पूर्व के आसपास झारखंड में मुंडाओं का प्रवेश होता है। इस समय की जो स्थिति है झारखंड में वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इस समय क्या हो रहा है अभी तक झारखंड में। झारखंड में जैन और बौद्ध धर्म, झारखंड में जैन और बौद्ध धर्म, इसका जो है प्रसार ठीक ठाक हो रहा है, या ऐसा कहें कि हो चुका है, ठीक है, प्रसार हो चुका है।
लेकिन इसमें से क्या है कि कुछ लोगों ने इसे स्वीकार किया तो कुछ लोगों ने इसे अस्वीकार भी किया। ठीक है, स्वीकार से अगर देखा जाए स्वीकार की बात, तो मैंने बताया था कि जो जैन धर्म में आचार्य सूत्र है, तो आचार्य सूत्र से हमें ये पता चलता है कि महावीर स्वामी झारखंड में आते हैं, और झारखंड में जब वो आते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं वो इनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। ओके, उनको धृष्ट जन कहा गया है, और अगर वीरोत्तम की बात कही जाए तो वो धृष्ट जन यहाँ की जनजाति हैं। तो इससे पता चलता है कि ये जो है अस्वीकार किया गया था। और जैसे सिंहभूम का इलाका था तो वहाँ जो सराक जनजाति के लोग थे उन्होंने इसे अपनाया था, ये हो गया। फिर काफी कुछ यहाँ पर जैन और बौद्ध के साक्ष्य मिलते हैं काफी जिलों से, तो इनसे हम कह सकते हैं कि इसे स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों टर्म है कि इसे स्वीकार भी किया गया था और अस्वीकार भी किया गया था। ओके, दूसरा चीज है कि यहाँ पर असुर लोग पहले से रह रहे हैं। ओके, वैदिक काल के टाइम में ही यहाँ पर आए थे, और इनका जो लौह उद्योग था, ये विकसित हो चुका है, काफी विकसित हो चुका है। इवन ये भी विकसित हो चुके हैं, सेटल हो चुके हैं पूरी तरह से। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि इस समय देखिए जैन धर्म बौद्ध धर्म का प्रसार तो हो रहा है, लेकिन प्रसार होने का रीजन क्या है? प्रसार होने का रीजन ये है कि वैदिक काल में जो धर्मकांड, कर्मकांड, इस तरह की जो परंपरा चल पड़ी थी, उनसे लोग दूर जाना चाहते थे। ठीक है, तो ये एक रीजन था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रसार होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्राह्मणों को भी संघर्ष करना पड़ रहा था अपने आप से या फिर दूसरे धर्म के लोगों से। ठीक है, तो इसलिए तरह तरह के जो है धार्मिक स्थल बनाए जा रहे थे। तो ये 3 सिचुएशन है उस समय जब मुंडाओं का प्रवेश होता है। ओके, अब देखिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे वो एंट्री कर रहे हैं। सो देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि झारखंड का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के कुछ भाग में मुंडाओं का राज रहा है। ठीक है, मुंडाओं का राज रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, कुछ समय तक रहा है, कुछ भाग तक रहा है। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा ये है कि झारखंड की जनजातियों में मुंडा जनजाति को श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये हो गया। फिर मुंडा राज की स्थापना होती है, तो इससे एक चीज हम कह सकते हैं कि झारखंड में सबसे पहले राजवंश की स्थापना अगर किसी जनजाति ने की तो वो मुंडा जनजाति है। ये 2-3 चीजें हैं। ठीक है, इसमें जो है आप कह सकते हैं कि ऑथेंटिक है, लेकिन इनका जो कालक्रम है ये विवादित है। ठीक है, यहां पर मुंडाओं का प्रवेश होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे कि 600 ईसा पूर्व लिखा हुआ है, तो कहीं कहीं देखेंगे कि 1500 ईसा पूर्व लिखा हुआ है। हम लोग उसी फैक्ट को लेकर चलेंगे जिसमें ज्यादा इतिहासकार समर्थन देते हैं। जैसे कि 600 ईसा पूर्व में मुंडाओं का प्रवेश होता है झारखंड में, इसमें ज्यादा समर्थन मिलता है, तो हम लोग इसी को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि जो कालक्रम विवादित है, इसलिए कालक्रम पर हम लोग ज्यादा ध्यान ना देते हुए जो बाकी के फैक्ट्स हैं उसको ज्यादा देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो भी बातें अभी मैं बताने जा रहा हूं या प्राचीन झारखंड के बारे में जो भी पढ़ा जाता है, उसका जो सोर्स है कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। इसका जो सोर्स है वो लोकगीत है, लोक कथा है। ठीक है, तो ये सब है। इन लोकगीत, इन लोक कथाओं से ही हमें झारखंड के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, झारखंड के जनजातियों के कल्चर, झारखंड के जनजातियों के इतिहास के बारे में पता चलता है। ओके, तो लोकगीत और लोक कथा है। ठीक है, तो इसी के माध्यम से हम लोग इस हिस्ट्री को जानेंगे। तो एक चीज यहां पर कंफर्म हो जा रहा है
एक चीज यहाँ कंफर्म है कि झारखंड में मुंडाओं का जो प्रवेश होता है वो 600 ईसा पूर्व में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये वही काल है जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रसार होता है। ठीक है, और इस समय तक असुर लोग भी यहाँ पर विकसित हो चुके हैं। चलिए, ये अब हम लोग बेस मानकर चलेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो लोकगीत या लोक कथाओं से जो जानकारी प्राप्त होती है मुंडाओं के बारे में, वो आखिर है क्या। तो यहां से देखिए, इनके जो भगवान होते हैं, जिन्हें ये अपना भगवान मानते हैं, उन्हें सिंगबोंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिंगबोंगा। वैसे इसका अर्थ अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी का निर्माण करने वाला ये होता है। ठीक है, पृथ्वी का निर्माण करने वाला। कहीं कहीं शिव का भी ये बताया गया कि ये शिव भगवान ही थे। तो बहुत तरह की बातें हैं, कहीं कहीं लिखा हुआ है कि पृथ्वी का निर्माण करने वाले ही सिंगबोंगा है। ठीक है, तो जो कथा है वो कथा ही है पृथ्वी का निर्माण, पृथ्वी का निर्माण। ओके, तो इसमें है क्या, इसमें है क्या, देखिए ऐसा माना जाता है कि धरती जो है, पृथ्वी जो है, वो पूरा जलमग्न था। ठीक है, पृथ्वी जो है ये पूरा जलमग्न था, कहीं भी कोई भी हिस्सा इसका जमीन वाला हिस्सा नहीं था। ठीक है, पूरा जल से ये भरा हुआ था। तो सिंगबोंगा क्या करते हैं कि ये वैसे जीवों का सृजन करते हैं जो जमीन और पानी दोनों में रह सके, जैसे कि कछुआ, जोंक, केकड़ा। तो इस तरह के जीवों का ये सृजन करते हैं जो जमीन और पानी दोनों में रह सके, और ये सृजन करते हैं इन जीवों का। फिर ये जो जीव हैं ये इस पानी के अंदर जाते हैं, पानी के अंदर जमीन होती है, मिट्टी भी होती है, तो उस मिट्टी को ये लेकर आते हैं और उसी मिट्टी से पृथ्वी का निर्माण करते हैं सिंगबोंगा। ठीक है, पृथ्वी का निर्माण करते हैं सिंगबोंगा। ये पुस्तकों में भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि इसका जो बेस है वो लोकगीत लोक कथा है। तो लोकगीत लोक कथा को मानकर ही इन सभी चीजों को बताया जाता है, और यही कारण है कि सभी पुस्तकें इस चीज को लिखते हैं। ओके, तो पृथ्वी का निर्माण इस तरह से होता है। अब क्या होता है इसको देखिए, दो लोग हैं, एक है लुटकम हड़िया, सॉरी लुटकम हड़म लुटकम हड़म और लुटकम बुढ़िया। ये जो दो लोग हैं इनको मुंडाओं का आदि माता पिता कहा जाता है, आदि माता पिता कहा जाता है। ठीक है, इन दो लोगों को। तो इन दो लोगों से ही जो है बाकी लोगों का सृजन होता है। और जो हम लोग पढ़ते हैं ऋषा मुंडा, ऋषा मुंडा, ये इनके ही वंशज हैं, ठीक है, ये इनके ही वंशज हैं। यहाँ पर एक चीज आपको और भी याद रखना है कि इनको जो है ये होड़ो और होड़ोक को ये भी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन आता है यहाँ से, होड़ो और होड़ो को ये भी कहा जाता है। लास्ट 2 लेक्चर का पीडीएफ तैयार नहीं हो पाया था, मैं आज उन दोनों का और इसका पीडीएफ एक साथ सेंड कर दूंगा टेलीग्राम में, वहां से आप इसको देख सकते हैं। ओके, जो मैं लिख रहा हूं इसका पीडीएफ। तो होड़ो और होड़ोको के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो इनके वंशज में ही ऋषा मुंडा होते हैं। ओके, अब क्या होता है देखिए, आजमगढ़ से ये पहुंचते हैं कौन, ऋषा मुंडा हजारों लोगों के साथ जो है आजमगढ़ से रोहतासगढ़ पहुंचते हैं। लेकिन देखिए
होता क्या है कि अगर कोई कहीं जाता है और उसी तरह का व्यक्ति मिल जाए, मतलब उसी तरह का बिजनेस है, तो दोनों में संघर्ष होना ही होना है। ठीक है, पहले यही होता था कि एक तरह के व्यक्ति हैं, दोनों की जो थिंकिंग है, दोनों की जो आकांक्षा है वो एक तरह की है, तो दोनों में संघर्ष होगा, जो जीतेगा फिर वही रहेगा। तो रोहतासगढ़ में पहले से ही खरवार जनजाति के लोग रह रहे थे। खरवार जनजाति के लोग रह रहे थे। अब होता क्या है कि जब ऋषा मुंडा अपने लोगों को लेकर जब रोहतासगढ़ पहुंचते हैं, तो इनका यहाँ पर संघर्ष होता है, युद्ध होता है, लेकिन ऋषा मुंडा जो है हार जाते हैं। ठीक है, ऋषा मुंडा जो है हार जाते हैं खरवार से। ओके, फिर इसके बाद क्या होता है कि जब रोहतासगढ़ में इनकी हार होती है, तो एक दिन ऐसे ही ऋषा मुंडा सो रहे होते हैं। मैं लोक कथा लोकगीत के माध्यम से ही आपको बता रहा हूं कि इनकी एंट्री जो है कैसे हो रही है। तो ऋषा मुंडा जो है एक रात सो रहे होते हैं, तो सिंह बोंगा इनके सपने में आते हैं और इनको जो है आदेश देते हैं कि तुम दक्षिण की ओर बढ़ो। ये जो रोहतासगढ़ है, इसके दक्षिण में क्या है? झारखंड है। इसके दक्षिण में क्या है? झारखंड है। झारखंड है। तो ये जो है दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। तो दक्षिण की ओर जब ये बढ़ते हैं, ऐसे ही झारखंड का जो हिस्सा पूरा जंगल झाड़ियों से भरा हुआ था, अभी भी भरा हुआ है। तो ये जाते हैं सफेद मुर्गा को लेकर। क्या करते हैं, वैसे तो पहले जंगल में आग लगा देते हैं। जंगल में आग लगाने के बाद एक सफेद मुर्गा को ये उस एरिया में भेजते हैं। अगर 7 दिनों में ये मुर्गा सकुशल वापस आ गया, तो ये माना जाता है कि जो एरिया है वो रहने लायक है। एरिया जो है वो रहने लायक है, और फिर यहाँ पर ये रहने के लिए डिसीजन ले लेते हैं। ओके, रहने का डिसीजन ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर कभी भी आपको रेफरेंस देना हो, जैसे कि मैंने बताया कि 600 ईसा पूर्व, जो अभी मैं बता रहा हूँ ये सारी घटनाएं 600 ईसा पूर्व की हैं। अगर मेंस में कभी ऐसा आपको लिखना हो तो रेफरेंस देने की कोशिश कीजिएगा। आप रेफरेंस एस.सी. रॉय को दे सकते हैं, जो इतिहासकार हैं झारखंड के लिए। ये एक इतिहासकार, अच्छे इतिहासकार माने जाते हैं। ठीक है, तो 600 ईसा पूर्व की घटनाएं ये एस.सी. रॉय भी मानते हैं। ओके, अब क्या होता है कि जब ऋषा मुंडा यहाँ पर आते हैं, तो फिर यहाँ पर राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है। ठीक है, राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। अब राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। देखिए, ऋषा मुंडा जो है ये तो मेन है, ऋषा मुंडा जो है ये मेन लीडर है, लेकिन ये जो है सूतिया पाहन को चुनते हैं। सूतिया पाहन को चुनते हैं और सूतिया पाहन को पहला शासक बनाते हैं और फिर राजवंश की स्थापना करते हैं। और सूतिया पाहन के शासक बनने पर, इन द गाइडेंस ऑफ ऋषा मुंडा, जिस राज्य की स्थापना की जाती है उस राज्य का नाम रखा जाता है सूतिया नागखंड। क्या नाम रखा जाता है? सूतिया नागखंड। ठीक है, ये नाम रखा जाता है सूतिया नागखंड। पहले शासक कौन हुए? सूतिया पाहन हुए। ठीक है, पहले नेता कौन हुए? ऋषा मुंडा हुए। ओके, अब ये जो एरिया है इसको जो है डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे एरिया में। ठीक है, 7 गढ़ में डिवाइड किया जाता है और 21, फिर इन गढ़ों को जो है 21 परगना में डिवाइड किया जाता है। 7 गढ़ में डिवाइड किया जाता है और 21 परगना में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर देखिए, नाम जो है 7 गढ़ों का ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये मैं आपको बता दे रहा हूं। सूतिया नागखंड के बारे में बात हो रही है। सूतिया नागखंड, तो इसको जो है 7 गढ़ में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर आपको नाम याद रखना है। लोहर दग्गा का जो क्षेत्र है इसको लोहागढ़, ये इस नाम से एक गढ़ बनाया जाता है। फिर है हजारीबाग।
इसी नाम से ये बनता है। ठीक है, पलामू का जो क्षेत्र है अभी, उसे जो है पालुनगढ़, पालुनगढ़। ठीक है, मानभूम का जो क्षेत्र है अभी, अभी जो मानभूम का क्षेत्र है उसको मानगढ़। सिंहभूम का जो क्षेत्र है, सिंहभूम का जो क्षेत्र है इसको सिंहगढ़। केसलगढ़ एक है, केसलगढ़, और फिर है सुरगुजगढ़, इसको सरगुजा के नाम से गढ़ बनाया जाता है। तो ये 7 गढ़ों में सुतिया नागखंड को डिवाइड किया जाता है और इन 7 गढ़ों को परगनों में डिवाइड किया जाता है। टोटल जो परगना है वो कितने हैं? 21 परगना। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये संख्या याद रखिए, 21 परगना, लेकिन 7 गढ़ों के नाम आपको याद रखना है। ओके, अब यहां पर देखिए, सुतिया नागखंड की स्थापना हुई है, कब हुई है? 600 ईसा पूर्व के आसपास सुतिया नागखंड, सुतिया नागखंड की स्थापना होती है, जो कि एक मुंडाओं का राज है। ठीक है, इस समय होती है। ये 600 ईसा पूर्व से लेकर 84 ईस्वी तक चलता है, 84 ईस्वी तक चलता है। 84 ईस्वी में जो शासक होते हैं, मतलब कि मुंडाओं के जो लास्ट शासक होते हैं वो होते हैं मदरा मुंडा। वो कौन है? वो है मदरा मुंडा। ठीक है, अब फिर यहां से क्या होता है? यहां से 84 ईस्वी में ही मदरा मुंडा जो है ये फनी मुकुट राय, फनी मुकुट राय को जो है सत्ता हस्तांतरित कर देते हैं और यहां से जो है नागवंश की स्थापना हो जाती है। नागवंश की जो है स्थापना हो जाती है। यहां पर क्या हुआ? यहां सत्ता का हस्तांतरण हुआ। ऐसा कुछ नहीं कि लड़ाई हुई, जीत हुआ, हस्तांतरण। ठीक है, क्योंकि फनी मुकुट राय जो है ये मदरा मुंडा के उत्तराधिकारी थे। इनको जो है फनी मुकुट राय को मदरा मुंडा ने गोद लिया था। कहानी हम लोग समझेंगे कैसे कैसे ये सब हो रहा है। तो कहने का मतलब कि देखिए, पहले जो शासक थे सुतिया पाहन, उनके प्रेजेंस में सुतिया नागखंड की स्थापना की जाती है 600 ईसा पूर्व के आसपास। ये कहानी 84 ईस्वी तक चलता है। लास्ट शासक जो होते हैं मदरा मुंडा होते हैं। मदरा मुंडा के जो उत्तराधिकारी हैं फनी मुकुट राय, जब इनको सत्ता मिलती है तो फिर ये नागवंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, यहां तक जो है कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे हैं इस चीज को। अब यहां पर 2-3 चीजें आपको समझना चाहिए, 2-3 चीजें आपको समझना चाहिए। इसको समझिए, देखिए 600 ईसा पूर्व के आसपास सुतिया नागखंड की स्थापना होती है। 84 ईस्वी के आसपास नागवंश की स्थापना होती है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए हैं। अब यहां पर देखिए कि ये वही समय है जिस समय असुर लोग यहां पर विकसित हो चुके हैं। तो असुरों के साथ डेफिनेटली संघर्ष हुआ होगा। ठीक है, मेरी बात को अब ध्यान से अब सुनिए, क्योंकि अब इसके बाद जो ही बोलूंगा हो सकता है कि ये बता के मैं लेक्चर को खत्म कर दूं, इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूं, लेकिन बिल्कुल ये लिंक्ड रहेगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। असुरों के साथ जो है संघर्ष होता है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, असुरों के साथ संघर्ष हुआ होगा। ये पहली चीज। दूसरी चीज कि हम लोग देख रहे हैं 84 ईस्वी के आसपास नागवंश की स्थापना होती है। 84 ईस्वी के आसपास जो है नागवंश की स्थापना होती है। पहले शासक जो बनते हैं वो फनी मुकुट राय बनते हैं। अब 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसको आप सोचिए। हो सके तो जब लेक्चर खत्म हो तो आप इसको लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जो खासकर मेंस ओरिएंटेड स्टूडेंट्स हैं। तो 84 ईस्वी के आसपास नागवंश की स्थापना होती है। ध्यान से सुनिए कि मैं क्या पूछने जा रहा हूं। ठीक है, 84 ईस्वी के आसपास नागवंश की स्थापना होती है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि 600 ईसा पूर्व में सुतिया नागखंड, जिस राज्य की स्थापना मुंडाओं के द्वारा किया जाता है, उसका नाम क्या रखा जाता है? सुतिया नागखंड।
यहाँ पर एक वर्ड आप देख रहे हैं नाग जुड़ा हुआ है, नागखंड में नाग जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें नाग जुड़ा हुआ है। और ये कब की कहानी है? ये 600 ईसा पूर्व की कहानी है, जबकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि 84 ईस्वी में नागवंश की स्थापना होती है, ठीक है, मतलब नागवंश का जो एग्जिस्टेंस है वो देखने को कब मिल रहा है? 84 ईस्वी में है। लेकिन ये जो वर्ड है ये 600 ईसा पूर्व में ही देखने को मिल जा रहा है। इस समय तो पुंडरीक नाग भी नहीं आते हैं, फनी मुकुट राय के जो ओरिजिनल फादर होते हैं पुंडरीक नाग, वो भी इस समय तक एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। 500-600 साल पहले की बात है। ऐसा क्यों? नाग आखिर क्यों जुड़ा हुआ है? डेफिनेटली नाग अगर जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये नागवंश को रिलेट कर रहा है। तो ऐसा क्यों कि 600 ईसा पूर्व में ही हमें नाग की जानकारी मिल रही है? पहला क्वेश्चन ये हुआ कि 600 ईसा पूर्व में ही नाग की जानकारी मिल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि हम लोग देख रहे हैं कि 84 ईस्वी में नागवंश की स्थापना होती है। 500-600 का गैप पड़ जा रहा है, 500-600 का गैप पड़ जा रहा है, 500-600 पहले ही हमें नाग के बारे में जो है देखने को मिल रहा है। ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज, ठीक है, पहला चीज क्या था कि 600 ईसा पूर्व में जब मुंडा राज की स्थापना की जाती है तो उसमें नागखंड क्यों रखा जा रहा है? देखिए, सूतिया पहान पहले शासक होते हैं, सूतिया पहान से सूतिया लिया गया, चलिए ये ठीक है, लेकिन नागखंड क्यों लिया गया? आखिर नागखंड क्यों लिया गया? नागवंश की जो स्थापना है वो तो 84 ईस्वी में हो रही है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि जब ऋषा मुंडा अपने लोगों को लेकर यहाँ पर आते हैं तो क्या प्रवेश के साथ ही उन्होंने मुंडा राज की स्थापना की थी? प्रवेश करने के साथ ही मुंडा राज की स्थापना, मुंडा राज की स्थापना, क्या ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने यहाँ पर एंट्री की और आने के साथ ही मुंडा राज की स्थापना हुई है? ये दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ बताया नहीं कि संघर्ष हुआ, बस यही हम लोग सुनते आ रहे हैं। किस तरह से संघर्ष हुआ ये हम लोग नहीं सुन रहे हैं। तो प्रवेश के साथ ही उन्होंने राज्य की स्थापना की या फिर नहीं? और अगर नहीं की तो डेफिनेटली हमें संघर्ष के बारे में जानना चाहिए। तो किस तरह का संघर्ष होता है ये हमें जानना है। तो तीसरा जो पॉइंट है, यहाँ लिख दे रहा हूं, तीसरा जो पॉइंट है हमें ये जानना है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि इस समय तक असुर लोग जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इस पॉइंट से हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि इस समय हो सकता है नाग भी एग्जिस्ट कर रहे हों, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हमें ये जानना है कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 84 ईस्वी तक असुर, मुंडा और नाग लोगों के लिए जो जानकारी प्राप्त होती है, मतलब इनका जो सिचुएशन है वो क्या रहा होगा, ये हमें जानना है। किस तरह का सिचुएशन ये रहा होगा। तो ये 3 क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने बताया कि जब यहाँ प्रवेश करते हैं तो असुर लोग विकसित हो चुके थे, लेकिन उनके प्रवेश से लेकर मुंडा राज सूतिया नागखंड की स्थापना तक असुरों का सिचुएशन क्या रहा होगा, ठीक है। और 600 ईसा पूर्व से 84 ईस्वी तक नाग की स्थिति क्या रही होगी अगर ये लोग पहले से एग्जिस्ट कर रहे हों, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन हैं। अब देखिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर जो पढ़ाऊंगा, अगर आप वहीं से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, आप बताइए आपको समझ में आएगा? बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इसको आप थोड़ा सा बैठ के समझिए, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ये लिखा हुआ जो PDF है इसको दे दिया जाएगा, और इसके पहले के जो 2 लेक्चर हैं उसका भी PDF सेंड कर दिया जाएगा। तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अगले क्लास में इन तीनों सवालों के जवाब के साथ हम लोग मुंडा राज की स्थापना और किस तरह से मुंडा राज का सत्ता परिवर्तन हो जाता है नागवंशियों में, ये हम लोग जानेंगे। और थोड़ा सा जानेंगे नागवंशी के बारे में, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय के बारे में, ठीक है। बेसिक डिटेल हम लोग जानेंगे। फिर इसके बाद जो है झारखंड का इतिहास कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में। धन्यवाद।